हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग डीएसपी की पाठशाला का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए हैं। पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी दोस्तों जो है कॉपी और पेन लेकर बैठ जा और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले और देखिए कि आप लोगों का जो है 150 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये समान अध्ययन से होगा। पहला जो पोर्शन है ये 30 नंबर का समान अध्ययन। तो क्वेश्चन यहाँ पर है पहला, इन भाषाओं में कौन सी भाषा साधारणतः भारत के दक्षिण हिस्से में बोली नहीं जाती है। तो भारत के दक्षिण हिस्से में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती इन भाषाओं में दिए हुए में। तो आपका दोस्तों ये तेलुगु बोला जाता है, कोंकणी भी बोला जाता है, मलयालम भी बोला जाता है। ये जो मैथिली है दोस्तों, मैथिली भाषा नहीं बोला जाएगा। तो यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मैथिली भाषा दोस्तों आपको झारखंड बिहार के आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों अगर पूछा जाए ये तेलुगु किस राज्य में बोला जाता है, तो तेलुगु आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। कोंकणी आपका गोवा में हो गया। उसके बाद मलयालम आपका कहाँ पर, तो केरल राज्य में। ठीक है, मलयालम कहाँ पे, केरल राज्य में। आदि से क्या क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत में शास्त्रीय भाषा, ठीक है, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है। तो भारत में जो है टोटल 6 जो है शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा भारत में टोटल शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6 है। जिसमें सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला था, तो सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा मिला दोस्तों ये तमिल को मिला। ठीक है, सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को मिला, तमिल को। इसे वर्ष 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल के बाद आपका दूसरा कौन हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा दोस्तों। संस्कृत इसे 2005 में, डेट उतना नहीं पूछता बट याद रखिए संस्कृत को 2005 में। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद आपका दोस्तों कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़ को आपका 2008 में इसे शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा मिला था। कन्नड़ के बाद आपका आ जाएगा कौन सा दोस्तों, तो कन्नड़ के बाद आप याद रखिएगा तेलुगु को। तेलुगु के बाद याद रखिए दोस्तों आप मलयालम को। ठीक है, मलयालम, तेलुगु के बाद मलयालम। और जो अभी सबसे लेटेस्ट जिससे शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा मिला है वो भाषा कौन है दोस्तों, तो उड़िया भाषा। उड़िया भाषा कहाँ पर, तो उड़ीसा में बोली जाती है। ठीक है, तो इसे वर्ष 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो याद रखिएगा सबसे लेटेस्ट कौन सा भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, उड़िया भाषा। और किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से ये संबंधित है। इसे 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा का जो है ये दर्जा मिला था। अभी एक और सबसे करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों, वर्ष 2024 जनवरी का ये न्यूज है। वर्ष 2024 जनवरी का न्यूज है जिसमें बोला जा रहा है कि किस भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की बात की जा रही है। ठीक है, वह कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का बात किया जा रहा है, तो ये भाषा हो जाएगा दोस्तों फारसी। ठीक है, फारसी जो भाषा है इसे जो है अभी शास्त्रीय भाषा जो है देने की बात की जा रही है। ठीक है, फारसी को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है। अब फारसी ये किस वंश का जो है दोस्तों आधिकारिक भाषा था, तो ये आपका दोस्तों मुगल काल का और दिल्ली सल्तनत का जो वंश था, तो उस समय जो है उसके दरबारी जो भाषा थी ये फारसी थी। तो ये याद रखिएगा करंट अफेयर का न्यूज़, किस भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा की दर्जा देने की बात की जा रही है, तो ये आपका फारसी भाषा को। ये आपका जनवरी का न्यूज़ है 2024 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कौन सा जो भारत का राज्य बांग्लादेश को तीनों ओर से घेरती है, तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये कौन कौन देश के साथ अपना बाउंड्री को बनाता है, तो पश्चिम बंगाल दोस्तों नेपाल से बाउंड्री बनाएगा। उसके बाद इसका भूटान से भी बाउंड्री सटा हुआ है और पश्चिम बंगाल से तो है ही। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल कितने देश के साथ, 3 देश के साथ, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। अगर मेघालय देखेंगे दोस्तों, तो मेघालय कितना देश के साथ जो है अपना बाउंड्री को बनाता है, तो मेघालय केवल अपना जो बाउंड्री है ये बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। असम दोस्तों, असम कितने देशों के साथ अपना जो है बाउंड्री को शेयर करेगा, तो असम ये दोस्तों 2, एक तो भूटान हो जाएगा और दूसरा कौन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। इसके साथ अपना बाउंड्री को शेयर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय संघ की संयुक्त मुद्रा को क्या नाम दिया गया है? तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है दोस्तों हम लोग यूरो के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए दोस्तों यूरोपीय संघ इसकी स्थापना किस वर्ष होती है, तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है दोस्तों 1993 में होता है। इसमें टोटल 27 मेंबर देश हैं, और जो करेंट का न्यू याद रखने लायक है कि यूके जो है यूनाइटेड किंगडम इससे जो है बाहर हो गया था किस वर्ष 2020 में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से किस वर्ष बाहर हो गया था? 2020 में। अगर पूछ लिया जाए इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है दोस्तों बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर? बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उद्देश्य के संविधान जिससे वह लिया गया है कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से, ये सही है। मौलिक अधिकार का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये सही है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कनाडा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये जो चीज़ है ये लिया गया था फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमा राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो दोस्तों उसे जमा राशि कितना करना पड़ेगा? तो 15,000 रुपये का जो है इसे राशि को जमा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत प्रणाली विद्यमान है? तो ये इन राज्यों में कहाँ पर जो है पंचायत प्रणाली है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आपका मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर जो है पंचायत प्रणाली लागू नहीं, यहाँ पर अभी भी जो है जातीय पंचायत चलती है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, ये 3 राज्य को याद रखिएगा। उसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाए दोस्तों तो दिल्ली में भी आपका दोस्तों पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को छोड़कर और आपका राज्यों में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड को छोड़कर बाकी सभी जगह पंचायती राज शामिल है। अगर पूछा जाए दोस्तों पंचायती राज प्रणाली से रिलेटेड है जो है संविधान संशोधन, तो ये आपका दोस्तों कौन है? तो एक तो 72वां संविधान संशोधन हो जाएगा और दूसरा 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 72वां संविधान संशोधन आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड और 73वां आपका नगर पालिका से रिलेटेड है। ये दोनों संविधान संशोधन कब होता है? 1992 को होता है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद अगर पूछा जाए दोस्तों पंचायती दिवस हम लोग कब बनाते हैं? चूँकि ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हो कर दिया गया था, इसलिए जो हम लोग पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम महालेखा कार्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना की जाती है दोस्तों ये 1858 में किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी समय दोस्तों एक और घटना होता है, ये क्या होता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि 1858 में कौन सा जो है घटना होता है? तो इस समय जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इसकी जो प्रभुत्वता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और भारत का शासन किसके हाथों में चल जाता है? तो जो इंग्लैंड की महारानी है या विक्टोरिया उनके हाथों में चल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है? तो ये दोस्तों ये कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जो राज्यपाल के आधिकारिक निवास पर जो है एक भूमि के अंदर एक बंकर बनाया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये किस समय बनाया गया था दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका जो है नेपोलियन के डर से अंग्रेज लोग बनाए थे। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, कब का बात है ये? सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और 35 वर्ष में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? तो ये दोस्तों सितंबर 1923 में जो है विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं ये कौन है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका 1923 में एक और महत्वपूर्ण घटना होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 1923 में किसका स्थापना किया जाता है दोस्तों? किसके द्वारा?
तो ये आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है मिलकर किसका स्थापना किए थे, तो किसका स्थापना किए थे, तो स्वराज पार्टी का। ठीक है, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो भारत का जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र है दोस्तों ये उदंत मार्तंड है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी, तो दिल्ली सल्तनत के अधीन जो प्रशासन की भाषा ये फारसी है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत ये दोस्तों भारत में कब से कब चलता है, तो दिल्ली सल्तनत का जो स्टार्ट होता है भारत में ये 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 ईस्वी तक चलता है, जहाँ पर फिर बाबर आता है। बाबर फिर यहाँ पर 1526 से कौन सा वंश का स्थापना करता है, तो मुगल वंश का स्थापना करता है। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंशों ने जो है शासन किया, तो 5 वंशों ने शासन किया। और इसका ट्रिक आप सभी को पता होगा, गुलाब खिले तो सूंघ लो, यानी गुलाम वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में जो है आपका लोदी वंश। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश का कार्यकाल सबसे छोटा रहा, तो ये कौन सा वंश हो जाएगा दोस्तों, तो ये खिलजी वंश हो जाएगा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी रहता है। ठीक है, तो खिलजी वंश का जो कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा रहता है। वहीं अगर बात किया जाए तुगलक वंश, तुगलक वंश का जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा कार्यकाल रहता है। ठीक है, ये लगभग जो है 75 साल तक शासन करते हैं। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कदमई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था, तो ये कदमई किस राजवंश का भू राजस्व यानी कर का एक रूप था, तो ये आपका चोल वंश का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चोल वंश दोस्तों इसका जो है संस्थापक कौन है, तो विजय चोल इसका जो है संस्थापक है। ये संस्थापक के बारे में इससे आपका हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। तो चोल वंश के संस्थापक कौन है, विजय चोल, और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर थी। ठीक है, राजधानी कहाँ थी, तंजौर राजधानी थी, और इसके संस्थापक कौन थे, विजय चोल। उसके बाद कुषाण वंश, कुषाण वंश का दोस्तों कुडुल कटफिसस हो गए। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुडुल कटफिसस। गुप्त वंश का आपका श्री गुप्त हो जाएंगे। और उसके बाद चालुक्य, चालुक्य में तो ढेर सारा है दोस्तों, वदापी के चालुक्य हो गए, बदामी के चालुक्य हो गए, तो ये सारा रहने दीजिए, बाकी ये तीनों आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्तियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्तियाँ, तो उसे हम लोग सूक्ति कहेंगे। तो ठीक है, तो ऋग्वेद में दोस्तों टोटल कितने सूक्ति हैं, तो 1028 सूक्त हैं। मंडलों की संख्या 10 है, और 10,000 कितना है, 10,000 से अधिक याद रखिए, 10,462 के करीब है दोस्तों। ठीक है, 10,462 के करीब इसमेमें ऋचाओं की संख्या। तो ये अक्सर आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सूक्तों की संख्या 1028 है, मंडल की संख्या 10 है, और ऋचाओं की संख्या 10,462 है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आ जाएगा, तो मंगल और शनि के बीच में आपका बृहस्पति ग्रह आ जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। सबसे जो आपका चमकीला, सबसे गर्म और पृथ्वी की सिस्टर, ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह, उसके बाद पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस इतना ही याद रखिए, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह। एक और नाम इसको दिया जाता है दोस्तों, भोर का तारा। ठीक है, भोर को तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। शनि को दोस्तों ये इसका डेंसिटी सबसे कम है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मंगल को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोला कहाँ पर स्थित है, तो ये माउंट डायबोला दोस्तों ये मध्य अंडमान में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऐसा जो राज्य है जिसमें यमुना नदी का पानी नहीं जा रहा है, यानी जो यमुना नदी पर जो भी बांध बनाया होगा वहाँ पर उस बांध से उस राज्य को लाभ नहीं हो रहा। तो हिमाचल प्रदेश को तो होगा ही दोस्तों, उत्तराखंड को भी है,
यहाँ पर राजस्थान को भी होगा और पंजाब को जो है दोस्तों यमुना नदी का पानी यहाँ से यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता को दर्शाती है। तो मिट्टी की जो अम्लीय प्रकृति है तो अम्लीय प्रकृति उसमें किसका हाई कंसंट्रेशन को बताता है, तो हाइड्रोजन का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उत्पादन भुगतान प्रवाह निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनाता है। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, तो आय वितरण कोण के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है क्या कहलाता है। तो वह रेट जिस पर जो है आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन के बारे में बताना है। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है। ठीक है, पीडीएस में क्या है, जो भी गरीबी रेखा के नीचे जो है जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें जो है कम दरों पर जो है खाद्यान्न मिलता है, ये आपका पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 1997 में पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीएस के रूप में बन गया, ये भी आपका कथन सही है। पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल समर्थन कार्यक्रम के रूप में किया गया था, ये भी आपका कथन यहाँ पर सही है। देश में पीडीएस को है 2007 में बंद कर दिया गया था, नहीं ये दोस्तों आपका गलत है, ये अभी भी जो है चालू ही है। ठीक है, ये अभी भी कार्य कर रहा है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो वित्तीय नीति जो बनाया जाता है दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो अर्थव्यवस्था की तरलता बढ़ाना, ये आपका पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। आमदनी और संपत्ति की असमानताओं को कम करना, ये भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, ये भी आपका उद्देश्य हो जाएगा। भारत में जो वित्तीय नीति है इसका उद्देश्य आपका अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य में शामिल नहीं है। ये दोस्तों जो है ये किसके द्वारा हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों मौद्रिक नीति के द्वारा इसको जो है अर्थव्यवस्था को तरलता में को बढ़ाना, ये किसके द्वारा इसका उद्देश्य है, तो मौद्रिक नीति का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। ये खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये दोस्तों वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका, ये आपका दोस्तों अभी करंट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका इससे क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो आप जो है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बारे में सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। जैसे एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट देश कौन कौन था, तो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। उसके बाद ये जो है कौन सा जो है देश जीत लिया, तो ये दोस्तों इंडिया हो जाएगा। इंडिया आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कितने बार जीता है, 2 बार जीता है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो फाइनल किसके किसके बीच हुआ था, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था, जिसमें जो है दोस्तों लास्ट मैच में सबसे अधिक रन कौन मारे थे, तो विराट कोहली मारे थे, और जो है जिसके चलते उन्हें जो है प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। ठीक है, अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है, तो ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो है ये आपका जसप्रीत बुमराह को मिला है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो ये दोस्तों लद्दाख में है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया, तो चौथे कृषि रोड मैप का जो शुभारंभ है दोस्तों ये बिहार में किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, तो ये तंजानिया की सामिया सुलू, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेश मंत्रालय के अनुसार देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी दोस्तों यहाँ पर जो है कौन से देश में सबसे ज़्यादा भारतीय रह रहे हैं, तो ये आपका यूएई में हो जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन है, तो अमेरिका हो जाएगा, ये दूसरा नंबर पर है। और सबसे अधिक जो भारतीय प्रवासी कहाँ पर है, तो यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक
पीपुल्स G20 का अनावरण किया। तो पीपुल्स G20 का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो अपूर्वा चंद्रा के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो दोस्तों समान अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 30 में कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके बताएंगे। आगे चलते हैं हम लोग समान विज्ञान की तरफ। तो यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाता है तो गैस के अणु के माध्य मुक्त पक्ष क्या होगा? तो यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, ये कोई बंद जार होगा, उसमें क्या कर रहा है कि गैस में जो है उससे गैस निकाल लिया जा रहा है कुछ, और वहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है उसको कम कर दिया जा रहा है। तो प्रेशर कम करने की वजह से क्या होगा, गैस के अणु पुनः जो है क्या होंगे, दूर दूर होने लगे, जिससे उसका जो मुक्त पाथ है वो बढ़ जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पैग्नोमीटर दिए गए विकल्पों में किसमें रक्तदाब को मेजर करता है? तो स्पैग्नोमीटर ये दोस्तों धमनियों में जो है रक्तदाब को मेजर करता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए स्पैग्नोमीटर जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये इसका जो खोज है दोस्तों सैमुअल के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा, सैमुअल के द्वारा इसको खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उससे कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम क्या होगा? दोस्तों ये कोई पिंड है, इस पर दो बल जो है विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो अगर दो बल विपरीत दिशा में जो कार्य करेगा तो इसमें जो टोटल आपका जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ये जो फोर्स अगर दोस्तों एक ही दिशा में काम करता है तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, तो F1 + F2 हो जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश को लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहाँ पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है दोस्तों किन्हीं दो बॉडी पर लागू होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें जो इफेक्ट किसका देखने को मिलेगा, जिस बॉडी का मास अधिक होगा तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट जो है वायु किस कारण जो है ऊष्मा को प्राप्त करता है? तो ये आपका स्थलीय विकिरण के कारण, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जब दिन में जब सूरज निकलता है तो यहाँ स्थल गर्म हो जाता है, ठीक है, स्थल गर्म हो जाता है, फिर जैसे ही आपका सूर्य ढल जाता है तो उसके बाद स्थल जो है अपने विकिरण को छोड़ना स्टार्ट करता है, इसी कारण जो है यहाँ पर वायु गर्म और ठंडा होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि जो है इसकी गुणवत्ता ध्वनि के तरंग के रूप पर डिपेंड करती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार दोस्तों परमाणु जो है यौगिक को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जो है ये संयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्ध्वापातन कहलाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हिम और बर्फ क्या आपका ठोस का रूप है, तो ये ठोस से सीधे वाष्प में चेंज हो जा रहा है, तो ये जो है ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम क्या करता है दोस्तों, अपना जो है एक बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को जो है दे देता है, डोनेट करके क्या होता है पॉजिटिव आयन बनाता है, तो K+ आयन बनाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन को पूरा करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaOHCO3 NaOHCO3 सबसे पहले ये इसका नाम सुनते ही आपका किसका नाम याद आना चाहिए? खाने वाले सोडा का। तो इसका यूज कहाँ पर होगा? खाने वाला सोडा में और अग्निशामक में होगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या सत्य है? तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए नहीं, ये नहीं होगा। घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई एजेंट के रूप में नहीं है, ये आपका खाने के रूप में यूज होता है। ये सोडा एसिडिक अग्निशामक में, ये आपका सही हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायोलिनाइट इनमें से किसका अयस्क है? तो कायोलिनाइट ये दोस्तों किसका अयस्क हो जाएगा? तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। कायोलिनाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का और कौन कौन से अयस्क को याद रखिए? जैसे बॉक्साइट को याद रखिए, बॉक्साइट के अलावा दोस्तों कोरंडम को याद रखिए, फ्लस्पर को याद रखिए, ये सारे किसके अयस्क हैं? तो एल्युमिनियम के अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है क्योंकि वे हवाएं डैश के साथ अभिक्रिया करती है। तो चांदी के वस्तुएं दोस्तों उन्हें खुले में रखेंगे तो वो क्या किस कलर की हो जाएगी? काले कलर की हो जाएगी। और किसके कारण ये होती है? तो ये सल्फर के
के साथ रिएक्शन के कारण होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग डायनासोर तो मर चुका है, तो इसका हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, जीवाश्म का अध्ययन करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जीवाश्म विज्ञान। लेकिन आप लोग दोस्तों इसका अंग्रेजी नाम याद रखिए, अंग्रेजी नाम क्या है, जीवाश्म अध्ययन का हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका, इसे हम लोग अंग्रेजी में पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पैलेंटोलॉजी याद रखिएगा इसका इंग्लिश नेम, क्योंकि आपको जीवाश्म में हर जगह नहीं मिलेगा, यहाँ पर दिया हो, लेकिन ये आप पैलेंटोलॉजी याद रखिए। पैलेंटोलॉजी किससे संबंधित है, जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणु यानी वायरस में क्या रहेगा, तो प्रोटीन रहेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है, मनोरा बहुकोशिकीय होते हैं, नहीं, ये पहला ही कथन गलत है। मनोरा आपका एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होते हैं, ये भी आपका कथन है। प्रोटिस्टा भी दोस्तों एक कोशिकीय होता है, लेकिन यूकैरियोटिक होगा। प्रोटिस्टा आपका क्या है, अगला है, कवक में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कवक में कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, कवक का जो कोशिका भित्ति है किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये आपका सही है, कवक जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला हो जाता है, तो ये आपका यूरोबिलिन के कारण, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा, तो उसमें सी नहीं पाया जाएगा, और इसमें देखिए जिसमें ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा तो इसे आप काट दीजिए, ऑप्शन बी सी डी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए बी डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो सी नहीं पाया जाएगा, तो देखिए इन सारे में आपका ऑप्शन सी दिया हुआ, तो ये सी वाला तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए बी डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिनी कृमि रोग एक बेहद दर्दनाक के संक्रमण है जो दूषित पेयजल से फैलता है, तो ये किसके वजह से हो जाएगा, तो ये आपका परजीवी जनित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ये लीवेनहॉक को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो वे नेशन हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों साइंस का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का साइंस का जो है पोर्शन कंप्लीट हुआ है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का मैथ, तो आप लोग जो है मैथ का क्वेश्चन ये सारे देख लीजिए, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। तो ये सारे क्वेश्चन आप दोस्तों पॉज करके बना लीजिए। नेक्स्ट है इधर आप लोगों का रीजनिंग, तो रीजनिंग 71, 72, 73, 74, 75 ये पिक्चर वाला है, 76, 77, 28, 29, 80 ये 80 आपका मिरर इमेज से रिलेटेड है, तो इसे मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मिरर इमेज कौन किसका बनेगा, ये आपका मिरर इमेज का है। उसके बाद यहाँ से आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरने वाला है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। अब यहाँ से हम लोग का दोस्तों कंप्यूटर का पोर्शन स्टार्ट होता है, जिसे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है,
कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो कंप्यूटर में एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर में तो डिफिनिट होता है, बट विभिन्न कंप्यूटर के बीच ये भिन्न भिन्न होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरिथमोमीटर डैश के द्वारा आविष्कारित किया गया था, तो अरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या है? तो ये आपका पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कुंजियाँ कंप्यूटर के कीबोर्ड में टॉगल मोड में काम करता है? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में टॉगल के रूप में कैप्स लॉक का यूज होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से किस रूप में संकेतित होती है? तो प्राइमरी स्टोरेज दोस्तों हम लोग मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सी पोर्टल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा आंतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश मेमोरी कौन सा है दोस्तों? तो ये पेन ड्राइव हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कथन से कूट से सही उत्तर दीजिए। तो .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपका सही है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ये भी आपका सही है, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कोबाल का विकास किसने किया था? तो कोबाल जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसका जो है विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये ग्रेस होपर के द्वारा बनाया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि ASCII के का ASCII कोड आपका दोस्तों 01001011 है, तो एल का ASCII कोड क्या हो जाएगा? तो एल का जो ASCII कोड हो जाएगा 0100110110 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, तो सर्वर से जुड़कर जो इन्फॉर्मेशन का रिक्वेस्ट कौन करता है? तो क्लाइंट करेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PDN का फुल फॉर्म क्या है? तो पैकेट डेटा नेटवर्क हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडियम सिस्टम है क्योंकि यह एक दूसरे कंप्यूटर से संसाधन को जोड़ता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज 10 में निर्मित जो ब्राउजर है, विंडोज 10 के लिए कौन सा ब्राउजर यूज होता है दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विंडोज के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो Ctrl+T हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स डैश दबाकर खोला जाता है, तो सेव के लिए दोस्तों F12 का यूज किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्रसंग में होता है? तो क्यूबिट दोस्तों ये आप सुपर कंप्यूटर क्वांटम कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो रिग्रेशन तकनीक का जो मशीन लर्निंग में यूज है दोस्तों, ये भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। संक्षिप्त शब्द SMPS का क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर लगाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है? तो MS एक्सेल में फिल्टर के लिए Ctrl+Shift+L का यूज करेंगे, ठीक है। MS एक्सेल में फिल्टर के लिए Ctrl+Shift+L का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, ECS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये ECS का जो फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कैनिंग तकनीक जो पूर्वानिर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है कहलाती है, तो ये दोस्तों आपका OMR सीट हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के क्वेश्चन का, तो झारखंड के किस विभूति को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर जनम सिंह सोय हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा असुर स्थल में शामिल नहीं है? तो हराडी हो जाएगा, बाकी हंसा हो गया, नवरत्नगढ़ हो गया, कुंजाला, ये आपका असुर पुरातात्विक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस भाग को मेघालय पठार का हिस्सा माना जाता है? तो ये राजमहल का पठारी जो है मेघालय पठार का हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो झारखंड में लौटती मानसून से सितंबर-नवंबर माह में वर्षा होती है, ये सही है। दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी के शाखा से वर्षा होती है, ये भी आपका सही है। साहेबगंज पाकुड़ नार्वेस्टर का क्षेत्र है, ये भी आपका सही है। सिमडेगा का मैदान सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका कौन सा मैदान हो जाएगा दोस्तों? चाईबासा का क्षेत्र जो है सबसे कम वर्षा वाला प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमिलित नहीं है? तो उसरी आपका गिरिडीह में, करकरी चांडिल में, भैरवी रामगढ़ में, खरकई आपका दोस्तों सरायकेला खरसावां, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात खूंटी में स्थित है? तो पंगुरा ये आपका खूंटी में, सीता आपका रांची में है, और लावा पानी कहाँ पर है दोस्तों? तो लोहरदगा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा गलत है। तो कांके डैम, कर्मा नदी पर, मंडल डैम, उत्तरी कोयल नदी पर, तेनूघाट बोकारो, ये आपका गलत हो जाएगा। तेनूघाट किस पर है, बराकर पर है। पंचेत डैम दामोदर, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी है। तो झारखंड में जो प्रति व्यक्ति विद्युत खपत है ये 85 किलोवाट आवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार जितनी वन भूमि पर दखल है उतने पर अधिकार मिलेगा। यह अधिकार अधिकतम कितने जमीन पर होगा। तो 4 हेक्टेयर पर होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ष 2001 में झारखंड में एशियाई हाथियों के संरक्षण हेतु किन जिलों में 13,440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। तो 13,440 जो है क्षेत्रफल पर सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व में दोस्तों ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, असराकेला, इन सभी जो है जिलों में जो है टच करते हुए बनाया गया था एलिफेंट रिजर्व को, यानी जो करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक निकेल आयक जो है किस जिले में पाया जाता है। तो निकेल और लौह आयक दोस्तों आपका पश्चिमी सिंहभूम में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो जुड़वा खाने ट्विंस माइंड किरीबुरु और मेघाता बुरु, ये किसका इसका संबंध किस खनिज से है। तो ये दोस्तों लौह आयक से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सही मिलान करना। तो इल्मेनाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है दोस्तों। इल्मेनाइट सबसे ज़्यादा हो गया रांची में। उसके बाद आपका क्या है तो फायर क्ले कहाँ पर है सबसे ज़्यादा। तो फायर क्ले आपका रामगढ़ में। उसके बाद चाइना क्ले कहाँ पर है दोस्तों। तो चाइना क्ले आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा। चाइना क्ले आपका ये सरायकेला में। उसके बाद कैनाइट आपका पश्चिमी सिंहभूम में, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो हिरनी जलप्रपात दोस्तों आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑटो क्लस्टर कहाँ पर है। तो ये आदित्यपुर में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो NH-20 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो PVTG 9 है, ये गलत है दोस्तों। झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितना है 8 है। झारखंड में कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 26.21% है, ये आपका सही है। जनजातीय जनसंख्या में भारत में झारखंड जो है झारखंड का स्थान 9 है, नहीं ये आपका ये 6 स्थान हो जाएगा। झारखंड में कुल जनजातियों की जनसंख्या का 81% जो है ग्रामीण क्षेत्र में, नहीं ये आपका 91% जो है ग्रामीण क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो ऑस्ट्रिक में कौन हो जाएगा दोस्तों। ये कुड़ुक शामिल नहीं होगा। कुड़ुक किस में है। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल है। लुगुबुरु, घंटाबारी, धोरोमगढ़ मेला कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका बोकारो का हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग में सुमिलित नहीं है। तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज रांची, ये तो पहला ही गलत हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ पर है। तो हजारीबाग में। फूलो जानू मेडिकल कॉलेज दुमका, ये सही है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, ये आपका सही है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज मेदिनीनगर, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड आयरन गेट ऑफ इंडिया के नाम से कौन हॉकी खिलाड़ी मशहूर है। तो ये आपका सिलवासा नुडुंगडुंग हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लॉली चौबे का संबंध किस खेल से है। तो ये लॉन बॉल से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना का संबंध के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में पूछ रहा है। तो इसका पुराना रूप 2021 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना था, ये आपका सही है। इसमें लाभार्थी सेकेंडरी 2011 और अंत्योदय कार्डधारक परिवारों में लड़कियों की होगी, ये भी आपका सही है। इसमें कुल अभ्यर्थियों की सहायता राशि 80,000, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें 40,000 का सहायता राशि है, 6 किस्तों में दिया जाएगा, यानी यहाँ जो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। झारखंड में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2023 में शिक्षित बेरोजगार झारखंड के व्यक्ति को कितनी आर्थिक सहायता दिया जाएगा। तो 5,000 रुपये का, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत जो है शिक्षित बेरोजगार कितने पैसा दिया जाएगा। तो 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना ग्रामीण गरीब महिलाओं को कितनी प्रतिशत अनुदान पर 2 दुधारू गाय या भैंस दिया जाएगा। तो 90%, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बड़ी दीदी के रूप में किसे जाना जाता है। सरोजा अय्यर, ठीक है। बड़ी दीदी के रूप में कौन मशहूर है। तो सरोजा अय्यर। दयामणि बारला जो है दोस्तों आयरन लेडी ऑफ झारखंड, आयरन लेडी ऑफ झारखंड किन्हें बोला जाता है। दयामणि बारला को। और कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ ओरांव
1874 के लेखक कौन है, तो ओ फ्लैक्स हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किन दो जनजातियों को कांस्य युग और लौह युग के सूत्रधार माना जाता है, तो असुर और विरजिया को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फनी मुकुट राय का संबंध किस वंश से है, तो ये आपका नागवंश के संस्थापक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लासी युद्ध के पश्चात सिराजुद्दौला उसके विरोधियों ने झारखंड के किस स्थान पर पकड़ा था जहां सिराजुद्दौला के हत्यारे मिरन को भी दफनाया गया था, तो ये राजमहल क्षेत्र से हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1781-82 में संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने किसके सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो पहाड़िया सरदारों के सहयोग से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के पहले ठीक कौन सा विद्रोह हुआ था, तो ये संथाल विद्रोह होता है दोस्तों 1855-56 में, ठीक है। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सिमको हत्याकांड जिसमें 65 आदिवासियों की हत्या की गई थी, ये कब हुआ था, तो वर्ष 1939 में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन हजारीबाग जेल से फरार नहीं हुए थे, तो गुलाब सुनार हुए थे, योगेंद्र शुक्ल हुए थे, जेपी नारायण हुए थे, राम नारायण सिंह नहीं हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे, तो संविधान सभा में कौन से जो है छोटा नागपुर आदिवासी नेता के सदस्य थे, तो ये जुगेल लकड़ा हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो ये धनबाद हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उराव जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं, तो ये आपको कुरुक कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान स्थित कहाँ पर है, जलगोड़ा धनबाद में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौ गाड़ने के लिए स्थान हेतु शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये शासन कहते हैं इसे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड का अबुआ आवास योजना कब चालू किया गया था, तो झारखंड में जो अबुआ आवास योजना है दोस्तों ये 15 अगस्त 2023 को स्टार्ट होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये सेट खत्म होता है। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।